थर्ड टॉपिक स्टार्ट करते हैं। थर्ड ही करना है अपन, प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड लेआउट। प्रोडक्ट डिज़ाइन की जी प्रोसैस हैगी उसका मीनिंग है कि प्रोडक्ट में दुबारा तो कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग डिवेलप करना, या फिर जो खुद का जो बंदा डिवेलप कर रहा होगा पर्सनल एक्सपीरियंस का गेन होना। इस प्रोसैस में ही प्रोडक्ट का डिज़ाइन करने है। प्रोडक्ट डिज़ाइन असं कह सकते हैं भी जो कुछ रिसर्च एंड डिवेलपमेंट के थ्रू जाके या IT सैक्टर में अडोप्ट करके जो अं प्रोडक्ट के कुछ न्यू करते हैं उस प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग ही कहने हैं। इधर लिखा है कि साढ़े नीड एंड रीजन फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विस डिज़ाइन। सब तो पहला नीड्स के लिखा है कन्वर्ट कंज्यूमर डिज़ायर्स एंड नीड इनटू द प्रोडक्ट एंड सर्विस स्पैसिफिकेशन मार्केटिंग एंड सैपरेशनस। जी कस्टमर के डिज़ाइनस ने मार्केट के जिमें हर एक बंदे एक्सपैक्टेशन ने वो सारी चीज़ें फुलफिल करने लिए प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग करी जाती है। इंप्रूव करंट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मार्केटिंग। मार्केट के भी साढ़े प्रोडक्ट की वैल्यू बने इसलिए भी दोबारा तो डिज़ाइनिंग करी जाती है। क्रिएट न्यू आइटम्स और सर्विसेज, नए तरीके नवे प्रोडक्ट आन न्यू सर्विसेज मार्केट के मिलन इसलिए प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग होती है। इस्टैबलिश क्वालिटी ऑब्जेक्टिव, हर एक प्रोडक्ट के क्वालिटी लैवल बनया रहे जिवें असीं कही भी ISI स्टैंडर्ड मार्क सब के उपर अपलाई होकर आए इसलिए भी डिज़ाइनिंग होनी जरूरी है। इस्टैबलिश कोस्ट ऑब्जेक्टिव, कोस्ट में भी किस तरह घटाया जा सके इसलिए भी प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग होती है। मोस्टली तो सानूं पता है भी साडी इन्नी कोस्ट लगती ही है, कोस्ट साडी घट सके इसलिए भी प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग होगी। मेक प्रोटाइप एंड टेस्ट दैम, जो भी साडियां आइटम्स बन रही हैं उन्होंने रिसर्च तो बाद टेस्टिंग वगैरह भी कंप्लीट हो सके इसलिए भी प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग हो सकती है। क्योंकि कल में जो मार्केट में साਡਾ प्रोडक्ट जाएगा कोई बंदा ऑब्जेक्शन उसके पर क्रिएट ना करे इसलिए भी प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग होगी। क्रिएट डिटेल रिक्वायरमेंट, जिस चीज़ की भी रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट के या फिर जो भी कस्टमर मंगते हैं वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी है प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग के ही होता है। प्रोडक्ट डिज़ाइन ने कुछ फेसिस लिखे ने भी कि फेस के निकल के निकलते हैं जो प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग असीं करते हैं। सब तो पहली फेस हैगी है एनालाइज दी फीसीबिलिटी, सानू स्टडी करनी पैनी भी मार्केट की डिमांड किस प्रकार की। फीसीबिलिटी का मीनिंग तो यही हो गया भी मार्केट की डिमांड किस प्रकार की है। जिमें दी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होगी असीं उवें दा ही प्रोडक्ट मार्केट के लैके आवांगे। जब सानू कस्टमर की डिमांड का ही नहीं पता तो प्रोडक्ट मार्केट के आएगा तो उसकी लाइफ साइकिल नहीं बन सकती। दूसरा होगा प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन मतलब कि जो भी असीं प्रोडक्ट लैके आ रहे हैं वो मार्केट के किस तरह रिक्वायरमेंट है, प्लस लीगल कंडीशनस की बनदियां ने किसी प्रोडक्ट पर। तुसीं कोई भी प्रोडक्ट इस तरह का नहीं बना सकते भी जो गवर्नमेंट की परमिशन तो बिना भी मार्केट के आ जाऊगा। वो पिछे गवर्नमेंट की परमिशन की जो तुसीं प्रोडक्ट लेके आओगे कि लोगों लिए कोई प्रोडक्ट हानिकारक नहीं है तो सानूं कंडीशन भी वेरीफाई करनी होनी है। थर्ड होगा डिवेलपमेंट दी प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप का मतलब होगा जो तुसीं प्रोडक्ट सिलेक्ट कर इन्फॉर्मेशन ले ली, लीगल इन्फॉर्मेशन थोड़ा पता लग गई, फिर तुसीं प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग सैटअप करोगे कि किस तरह का प्रोडक्ट बिल्ड करना है। वो की स्पैसीफिकेशन होनी है जिस बेस से असं सेल कर सकते हैं उन्होंने असीं कहते हैं प्रोटोटाइप रेडी करना। उस तो बाद एग्जामिन यूर डिज़ाइन, जो तुसीं सिलेक्शन कर ली भी इस तरह का प्रोडक्ट बना जा रहे हैं उन्हें एक बार दोबारा तो एग्जामिन भी कर लो, मीनस वो टेस्टिंग वगैरह होनी चाहिए उन्होंने टेस्टिंग वगैरह भी कंप्लीट करवा लो। लास्ट होगा टेस्ट मार्केटिंग, जो थोड़ा प्रोडक्ट थोड़ा रेडी हो गया कस्टमर को मार्केट के पहुँचाओ अप्रूवल के लिए। कस्टमर की अप्रूवल होनी भी जरूरी है। कोई प्रोडक्ट तुसीं मार्केट लैके आओगे तुसीं उतार दो अगर विके ही ना प्रोडक्ट। आजकल मोस्टली कंपनी की करती है जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होंगे जिवें मान लो कार की गल ही करिए, जो भी कोई कार्स आएंगे तो कंपनी से नहीं है कि अनलिमिटेड ही बनादियां ने, कुछ ही कंपनी कुछ ही मीनस क्वांटिटीज बनाएंगे, पहले उसकी एडवर्टाइजमेंट चलूगी। अगर मार्केट जो डिमांड निकलती है तो प्रोडक्ट फिर ज़्यादा क्वांटिटीज बनने स्टार्ट होंगे हैं, अगर घट सी कस्टमर की अप्रूवल होनी भी जरूरी है। लास्ट पॉइंट लिखा कि इंट्रोड्यूस दी प्रोडक्ट, अगर थोड़ा प्रोडक्ट मार्केट के प्रॉपर सेल होने लग जाता है तो इंट्रोडक्शन मार्केट स्टार्टअप कर दो। लास्ट दे फॉलोअप असैसमेंट, लगातार प्रोडक्ट लिए फॉलोअप करते रहो। अगर कोई कंडीशनस लगदियां ने हाँ दोबारा तो चेंजेस होने वाली हैं तो चेंज भी कर सकते। प्रोडक्ट डिज़ाइन फॉर प्रोडक्शन सिस्टम, जो भी तुम कहते प्रोडक्शन सिस्टम में देखोगे प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग कुछ क्वेश्चन साढ़े माइंड के आते हैं भी असीं प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन की सब तो पहले लिखा है गुड लेस एक्सपेंसिव आइटम एंड मटीरियल टू यूज़, कि जो असीं प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं वो जो मटीरियल असीं यूज़ करना है कि वो घट कीमत वाला यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सब तो ज़्यादा जरूरी होंगे कि सूँ पता साडी कोस्ट जी प्रोडक्शन के ही लगनी, तो कोई भी कंपनी होगी इस चीज़ में जरूर देखो कि कोस्ट किस तरह घटाई जा सकती है। दूसरा लिखा कि फंक्शन रिक्वायर्ड, कि प्रोडक्ट जो असीं बना रहे हैं उन्होंने किहड़े फंक्शन के कंप्लीट कराया जा सकता है।
ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 3-4 ਫੇਸਿਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 2 ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਥਰਡ ਐਂਡ ਲਿਖਿੰਗ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ 2 or more sections components into a single part of it reduce cost। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ 2-3 ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸਟ ਘਟੇ। ਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਇਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿੰਪਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਵੇਸ ਰਹੇਗਾ। ਕੁਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੀ ਟੂ ਬੀ ਲੂਸਨਡ ਰਿਜ਼ਲਟਿੰਗ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਿਡਕਸ਼ਨ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੀਮਤ ਹੋਰ ਘਟ ਸਕੇ। ਕੁਡ ਨੋਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪਾਰਟਸ ਟੂ ਬੀ ਰਿਪਲੇਸ ਵਿਦ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪਾਰਟਸ, ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪਾਰਟਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰਨੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰ ਲਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਏਰੀਆ ਲਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਜਾਊਗੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੋਸਟ ਸੇਵਿੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸਟ ਘਟਾ ਸਕਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਾਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਦੂਜਾ ਹੋਊਗਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਾ ਹੋ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਫॉर ਦੀ ਸੇਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਸ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੇਮ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਫੋਲੋ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਆਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸੇਮ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ ਫॉर ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਜੋ ਫੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੁਝ ਫੈਕਟਰਸ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਫੈਕਟਰਸ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਓਗੇ ਉਹਦਾ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਚਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਬੇਕਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਮੇਬੀ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਦੀ ਵੈਲਿਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਾਈਕ ਹੋਗੀ, ਕੋਈ ਕਾਰ ਹੋਗੀ, ਉਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲਾਈਫ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 15 ਈਅਰਸ, ਉਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋ ਗਈ, AC ਹੋ ਗਏ, ਫੈਨ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵਾਰੰਟੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਸਟੈਂਡਰਡਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਓਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲੀਗਲ ਜੋ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜੋ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡਰਡਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੇਮ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੈਟਅਪ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਥਰਡ ਅੰਦਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਮਾਸ ਕਸਟਮਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਮਾਸ ਕਸਟਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਊਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ। ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਕੰਪਨੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨੇਮ ਐਂਡ ਫੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਏਰੀਆ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਲਈ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, 2 ਸਟੇਟ ਲਈ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਾਸ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਮਾਸ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰੈਡੀ ਕਰੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਡਿਲੇ ਡਿਫਰੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਥੋੜਾ ਡਿਲੇ ਆਏਗਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਕੰਪਨੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ, ਵਿਦਿਨ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਮੇ ਬੀ ਓਨਾ ਇੰਪੈਕਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਲੇਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਓਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਡੂਲਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੋਗੇ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਮਾਡਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਕੁਛ ਮਾਡਰਨ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਲੁੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇ। ਰਿਲਾਇਬਿਲਿਟੀ,
प्रोडक्ट के उपर थोड़ी अपनी सैटिस्फैक्शन लैवल कितनी रहेगी। जो भी कोई कंपनी प्रोडक्ट डिजाइनिंग करती तो अपनी सैटिस्फैक्शन लैवल जरूरी है। थोड़ी अपनी सैटिस्फैक्शन नहीं हैगी, थोड़ी जो अपने ही कंपनी के स्टाफ मैंबर्स ने या फिर जो जिन्होंने कंपनी बेनिफिट पैसा लगाया हुआ है, अगर उन्होंने ही संतुष्टि नहीं है कि मार्केट से प्रोडक्ट लेके जा रहे हो तो उन्हें बेनिफिट नहीं होगा। जो थोड़ा अपने संतुष्टि होगी तो कस्टमर अपने आप रिलायबल होना स्टार्ट हो जाना। बहुत सारी कंपनी होंगी ना कि प्रोडक्ट उतार दिया ने वारंटी प्रोवाइड मीनस वारंटी घट टाइम की ही होंगी, उन्होंने लगता है कि साढ़े प्रोडक्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ कंपनी होंगी कि असं इन्ने टाइम की अज टाइम तो स्टार्ट होगा गारंटी कि असं प्रोडक्ट रिप्लेस करांगे प्रॉब्लम होगी। गारंटी का मतलब ये है कि प्रोडक्ट के कोई ना कोई कमी है जिन्होंने कंपनी खुद कह रही कि मैं रिप्लेस करूँगी, अगर चल गया तो वधिया, नहीं चले तो रिप्लेस करके देवांगा। ये भी हमेशा जरूरी है कि तुम अपने प्रोडक्ट पर कितना रिलायबल हो। तुम पता कि साढ़े प्रोडक्ट की कमी है ही नहीं, वारंटी गारंटी की लोड़ ही नहीं। रिलायबिलिटी इंप्रूवमेंट कहना जो थोड़ी सैटिस्फैक्शन लैवल है तुम उन्हें कितना इंप्रूव कर सकते हो। तुम खुद सैटिस्फाइड हो गए जो कस्टमर उन्होंने कितना सैटिस्फाइड कर सकते हो। मोस्टली एग्जाम्पल से कह सकते हैं कि गारंटी की जगह तुम वारंटी प्रोवाइड कर सकते हो कि वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर भी थोड़ा लगे असं सर्विसेज देवांगे। जिवें असं मान लो बाइक खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं तो वो की होंगे घट्टो घट्ट 5 सर्विसेज फ्री होंगे। तुम आओगे तो 5 सर्विसेज कोई पैसा नहीं लगता क्योंकि कंपनी को पता होंगे साढ़े प्रोडक्ट्स की कमी आनी, सिर्फ ऑयल ही चेंज होना है, ऑयल के पैसे कंपनी लेंगे। मान लो थोड़ी फैन ने या कुछ 1 साल 2 साल की जो वारंटी है उसकी कंपनी को पता होंगे कि बाइक का भी प्रॉब्लम आई तो मे भी कोई वायर वगैरह की प्रॉब्लम आ सकती है। नॉर्मल ये नहीं है कि साड़ी मोटर्स वगैरह ही खराब हो जाएंगी, जो साल 2 साल की वारंटी खत्म हो जाएगी उस तो प्रॉब्लम आ ही सकती है। तो तुम इस तरह भी इंप्रूव कर सकते हो अपनी रिलायबिलिटी। लास्ट पॉइंट लिखेगा रोबस्ट डिज़ाइन। कोशिश ये करो कि जो तुम डिज़ाइन करना चाहोगे लिमिट सर्कमस्टांसिस से छोड़ दे। कस्टमर जो जो मंगते तुम सारा कुछ नहीं कंप्लीट कर सकते, लेकिन एक ही चीज़ चेंजिस करना लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होने इतनी कोई डिज़ाइनिंग करनी जरूरी है। जिवें से कोई बंदा सारा काम नहीं कर सकता, लेकिन जोड़े काम इंसान नहीं कर सकते रोबोट तो करवा सकते। इन्होंने कहा भी कोशिश डिज़ाइन उदा नहीं करो भी रोबोट तरह हो। कोई कस्टमर कुछ भी चाहता है एक ही तुम चेंजिस किया लेकिन अट्रैक्टिव परसन ज़्यादा होने तो वह बेनीफिट थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। उस तो पॉइंट है क्वालिटी फंक्शन डिवेलपमेंट। कंपनी के कहना क्वालिटी फंक्शन होना जरूरी है। मीनस प्रोडक्ट जिवें असं कही भी ISO स्टैंडर्ड मार्क होना जरूरी है, ये थोड़े प्रोडक्ट भी जरूरी होना चाहिए। उस तो बाद कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन पहला होंदा सीगा कि डिज़ाइन जो है मार्केट के खुद जाके कंपनियां एडवरटाइजमेंट करते हैं। आज के टाइम से थोड़े डिज़ाइनिंग जो है कंप्यूटर एडिट होनी चाहिए। हाथ नाल बनाने की थोड़ी जरूरत नहीं है, कंप्यूटर तो सैटअप करो वो ऑनलाइन ही तुम एडवरटाइजमेंट कर सकते हैं या फिर हर एक बंदे को अपनी वैब डिज़ाइनिंग सैटअप कर सकते हो। कंप्यूटर डिज़ाइन होंगे तो बेनीफिट बहुत ज़्यादा होंगे, वो चेंजेस इजली बेस में हो जाएंगी। जो तुम मार्केट सैटअप करना चाहोगे खुद बंदे जाके या थोड़ी कंपनी के इंप्लॉइज जाके सैटअप करनी तो मे भी और थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा इंक्रीज होगी। कंप्यूटर डिज़ाइन होंगे तो कॉस्ट भी घट लगनी। ये सारे पॉइंट्स थे जो किसी भी प्रोडक्ट के डिज़ाइन के सूँ जरूर ध्यान दे रखने जरूरी है। जिथे प्रोडक्ट डिज़ाइन गल करते उत्थे सर्विस डिज़ाइन की गल भी होगी। साडी इकोनमी के प्रोडक्ट एंड डिज़ाइन की असी कोई डिफरेंटेशन देखिए तो मीनस कॉमनली है कि जिमें प्रोडक्ट चलते हैं सर्विसेज की भी डिज़ाइन सेम ही होगी। प्रोडक्ट के कि असं पहले तो प्रोडक्शन कर लेंगे लेकिन सर्विस जो है कस्टमर के वॉकिंग पर ही स्टार्टअप होगी। जिमें कस्टमर आएंगे असं उवें दी सर्विसेज डिज़ाइन करते चले जाएंगे। सर्विस डिज़ाइन करने कुछ पॉइंट दिमाग च रखे जाएंगे। सब तो पहला होगा कि फिजिकल रिसोर्सिस सानू सर्विसेज देने लिए किहड़ी चीज़ों की लोड़ हैगी वो साढ़े को कंप्लीट होने चाहिए। तां असं सर्विसेज प्रॉपर दे सकते, तां सर्विस डिज़ाइन कर सकते हैं। हम तुम इदा नहीं कह सकते भी होटल के मान लो कोई फूड सर्व करना है भी तुम इधरों छड्डोगे अपने आप ही हवा के छुट के आ जाएगा, इधर तो कोई सर्विसेज नहीं बना सकते। लेकिन सर्विसेज असं किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं। मे भी शायद पीछे एक सोन भी ऐसे कोई होटल है उन्होंने ट्रेन लगा दी, पटरी बिछाती वो ऊपर ही समान भेज देंगे, मतलब काउंटर पर छड़ते हैं उत्थे जाके स्टॉप करते हैं, उत्थे बंदा समान चक के अपने आप ही रख लिया। मैनू सर्विस का काम ही सैटअप हो तो डिज़ाइनिंग में भी लोगों को अट्रैक्टिव लोग हो सकते हैं। असं कई भी लुधियाने के रोटी खाने जाना तो देखोगे वेरका प्लांट के सामने हवाई जहाज ही बनाया वो बह के तुम रोटी खा सकते हो। मीनस वो लोगों को प्रॉपर डिज़ाइनिंग सैटअप सर्विस डिज़ाइन सैटअप कर सकते हो। लेकिन कोई डिज़ाइनिंग इदा की नहीं हो सकती कॉमनली जो कंपनी होर दे रही है तुम भी प्रोवाइड करोगे। हाँ जी है क्या कोई नहीं, वो छोटा है ना दिखने होगा, थोड़ा बड़ा करके लगाते हैं हमको। उसके बाद क्या तो जब भी सर्विसेज आप देने जाएंगे सर्विसेज में फंक्शनली होनी चाहिए सच है टेक्स्ट प्रिपरेशन में है सर। जो भी आप काम करने जा रहे हैं सर्विसेज में टैक्स को भी मैटर में साथ में दीजिए। गवर्नमेंट आपका टैक्स रिड्यूस नहीं कभी कर सकती। आप बोलेंगे कि हम कुछ नई सर्विसेज देने जा रहे हैं तो टैक्स रिड्यूस हो जाएगा,
जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है, मीन्स कुल मिला के सिंपल से वर्ड बोलूँ तो लीगल रिक्वायरमेंट कंप्लीट होनी ज़रूरी चाहिए। सर्विसेज में मोस्टली कोशिश कीजिए करेक्टरिस्टिक जो है फ्रेंडली और काइंडनेस वाले होने चाहिए। आप किसी बंदे को ऐसा नहीं बोल सकते कि हम लोग आपको सर्विसेज एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा या फिर ज़्यादा जल्दी में काम करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रेंडली बेस पे काम होना चाहिए। हमेशा कोई भी पर्सन आपके लिए काम करे तो आप काइंड शो होना चाहिए, नहीं आपके लिए बेनिफिट के लिए काम किया गया, आपको ये ईजिली बेस पे आपको बंदा खुद ही पे करके जाए। सर्विसेज की जब भी डिज़ाइन करने जाएंगे तो सबसे पहले सर्विसेज में ब्लू प्रिंटिंग होना ज़रूरी है। ब्लू प्रिंटिंग मीन्स आप पहले से उसके बारे में एक स्ट्रेटजी सेटअप करेंगे कि हम लोग जो सर्विसेज देंगे तो किस हिसाब से देंगे। आप पहले नहीं बोल सकते जब कस्टमर आएगा, कस्टमर की सोच को समझ के फिर हम लोग सर्विसेज देंगे। आपकी सर्विसेज पहले से ही रेडी होनी चाहिए। हाँ, ये है कि काम उसी टाइम पे कंप्लीट होगा जब कस्टमर आएगा, लेकिन आपको पहले से ब्लू प्रिंट करना रेडी है कि जो भी आप काम करेंगे किस तरीके से काम को कंप्लीट किया जाएगा। ब्लू प्रिंट में हम सब देख सकते हैं कि लिमिट्स एंड लेवल ऑफ डिटेल रिक्वायरमेंट, जो भी सर्विसेज आप देंगे उसमें कितनी लिमिट्स होंगी, डिटेल में आप किसी बंदे को भी बेनिफिट आप उसमें दे सकते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। दूसरा ने ये भी लिखा कि डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ द कस्टमर सर्विस इनकाउंटर्स एंड एक्शन लिंक। आपको ये भी लिखना होगा कि आपके कस्टमर कितनी जल्दी आते हैं, सीक्वेंस कितनी जल्दी है। एक तो होता है कि लगातार कस्टमर आ रहे हैं, कस्टमर जा रहे हैं। कई बार ये भी प्रॉब्लम होती है कि आपके पास जगह नहीं है या फिर कस्टमर ज़्यादा आ रहे हैं तो आपको काउंटर बढ़ाने पड़ेंगे। ये भी चीज़ हम अभी मान को देख के चले भी, हम लोग कहीं भी यहाँ पे चले जाएँ, पिज़्ज़ा चले गए या फिर मैकडी चले गए। अभी इन्होंने क्या ड्राइव थ्रू सेटअप किया हुआ है। बहुत सारे कस्टमर हैं जो रुकना पसंद नहीं करते। उनका ये तो नहीं है कि उनको स्पेशली अंदर जाके कस्टमर काउंटर पे आना पड़ता है। वो एक तरफ से एंट्री करते हैं, पर्ची कटा के दूसरे अपना सामान लेते हैं, उनको ज़्यादा टाइम वेट करने की जरूरत नहीं होती। सर जैसे बैंकों में एक काम को कंप्लीट करने के लिए पहले एक ही पर्सन, मतलब 3-4 काम को एक पर्सन रखते थे। अभी क्या करते हैं, उन्होंने 3-4 काउंटर बना देते हैं। अलग अलग कैश जमा करने के लिए अलग अलग काउंटर हैं। 5,000 से कम जमा करना है इस पर चले जाओ, 50,000 तक जमा करना है इस पर चले जाओ, 50,000 से ऊपर चलना तो थर्ड काउंटर पे चले जाओ। तो आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे कस्टमर आएंगे वैसे वैसे सर्विसेज आगे आपकी बढ़ती चली जाएंगी। डिटरमाइन द टाइम एस्टिमेट फॉर ईच प्रोसेस फेज। जब भी कोई आप सर्विसेज देने जाएंगे तो कितना टाइम उसमें लग सकता है, उसके अकॉर्डिंग ही अपनी डिज़ाइनिंग कीजिए। जैसे मैंने बोला कि अभी ड्राइव थ्रू में है, आपको पता है कि आप लोग बहुत जल्दी से बर्गर पैक कर सकते हैं, जब वो चीज़ें खाने पीने वाली हैं। तो ड्राइव थ्रू में उन्होंने क्या है, इस साइड काउंटर में पहले ही पर्ची कटवाते हैं। जब तक बंदा वहाँ पहुँचता है तब तक उसका रेडी हो जाता है। मे भी 1 या 2 मिनट उनको वेट करना पड़ता है। तो आपको वो टाइमिंग उसमें भी सेटअप होना ज़रूरी है जब भी आप सर्विसेज लेके चलेंगे। डेवलप ए प्लान टू लिमिट्स प्रोबेबल फेलर स्पोर्ट्स। हम उसमें ये भी देख के चलेंगे कि ऐसे प्रोग्राम में हमारे पास फेलर स्पोर्ट्स कौन से हैं, जहाँ पे हम सर्विसेज देने में लेट हो सकते हैं। तो वो स्पोर्ट्स को कम करने की कोशिश भी। जैसे मान लो किसी होटल में चले जाओ खाना खाने के लिए, आप ऑर्डर लगाएंगे तो कम से कम 10 मिनट से वो मांगते हैं कि 10 मिनट में आपको सर्व होगा जो भी आपका फूड हुआ है। लेकिन उसमें आपके पास फेलर टाइम क्या हो सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। आप 10 के 15 मिनट नहीं बोल सकते, या 15 के आप बोलोगे आधा घंटा वेट करना पड़ेगा, तो कस्टमर कहीं भी जा सकता है। तो वो टाइम आपको जो आपके पास फेलर टाइम है उनको कंप्लीट करना ज़रूरी होगा। फीचर्स ऑफ वेल डिज़ाइन सर्विस सिस्टम। जब भी कहता आपके पास वेल डिज़ाइन सर्विस सिस्टम होगा तो उसके बेनिफिट हमें क्या हो सकते हैं। एक तो कहता भी आपके पास फ्रेंडली डिज़ाइंस होंगे, कस्टमर बहुत जल्दी आएंगे, आपकी कॉस्ट भी कम, तक टाइम भी आपका कम लगेगा, जिससे आपका मार्केट में नेम भी बहुत जल्दी से बनता चला जाएगा। इसके ये फीचर्स हम ले सकते हैं। लेकिन उन्होंने कुछ अलग से भी लिखे हैं कि आपके पास कहता है वैराइटीज़ ऑफ सर्विसेज बहुत ज़्यादा होंगी, ईजिली तरीके से आप सब लोगों को मेंटेन भी कर सकते हैं, कॉस्ट आपकी कम भी हो सकती है, जल्दी से कहता भी जो आपके कस्टमर वैल्यूबल कस्टमर उनको आप सर्विसेज भी टाइम पर प्रोवाइड कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम। जो भी सर्विसेज हम जाएंगे तो ये प्रोडक्शन सिस्टम कितने प्रकार का होगा। सबसे पहला प्रोडक्शन सिस्टम इन्होंने बताया कि जॉब शॉप प्रोडक्शन। जॉब शॉप प्रोडक्शन का मतलब बोल सकते हैं स्मॉल नंबर ऑफ प्रोडक्ट डिवॉल्व। जब किसी शॉप पर कम कीमत, हम बोल सकते हैं कम क्वांटिटी में बोल सकते हैं प्रोडक्ट मिलेंगे। किसी आप शॉप पे चल के सामान लेने चले जाइए, आपको नंबर ऑफ वैराइटीज़ कम मिलेंगी। इस तरह के प्रोडक्शन को बोलते हैं जॉब शॉप प्रोडक्शन। कोई छोटी शॉप खुली हुई है, आपने कोई सामान खरीदने हैं, आप बोलो कि मुझे इतने पीस चाहिए, तो मे बी मैं एग्जांपल बोलूँ कि शॉप है मुझे 100 पीस चाहिए, तो कोई ही शॉप होगी जो आपको एट टाइम पे 100 पीस प्रोवाइड कर देगी। तो ऐसी जो छोटी छोटी शॉप्स होती हैं उनको बोलते हैं हम लोग जॉब शॉप प्रोडक्शन। सबके एडवांटेज और सबके मान लीजिए जो इन्होंने डिसएडवांटेज लिखे हैं सबके एक जैसे ही होंगे। इनको हम लोग किसी एक के पढ़ लेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। जॉब शॉप प्रोडक्शन के बाद दूसरा हमारे पास आ रहा है बैच प्रोडक्शन। जब किसी कंपनी में कस्टमर की स्पेशल रिक्वायरमेंट के ऊपर कोई बैच बनती है एक ही टाइम पे, उसको बोलते हैं हम बैच प्रोडक्शन। मैं ऐसे बोलूँ कि मेडिसिन में ले सकते हैं,
मेडिसिन जब भी बनेंगे ऐसा नहीं है लगातार एकदम से बनती है। मैं बोलूँ सर दर्द की गोलियाँ बन रही हैं किसी कंपनी में, वैसा तो नहीं, लगातार ही बनाते चले जाते हैं। जितनी क्वांटिटी का वो बैच डालते हैं उतने ही प्रोडक्ट बनते हैं, मतलब उतने ही उनके पास मेडिसिन की जो टैबलेट हैं उतनी ही रेडी होंगी। ऐसे नहीं बना सकते वो लगातार जितनी मर्जी बनाते जाएंगे, क्योंकि उनके जो केमिकल्स यूज़ होते हैं या जो मेडिसिन में रॉ मटेरियल यूज़ होता है वो बैच के अकॉर्डिंग चलेगा। आपने जो चीज़ें बना, जब मैं एग्जाम्पल केमिकल पेंट मान लीजिए, पेंट बन रहा है ये भी बैच के अकॉर्डिंग बनेगा। आपने कोई पेंट बनाना है कलर वाला, जितनी क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल आपने डाला होगा उसके अकॉर्डिंग भी वो प्रोडक्शन होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। इस तरह की प्रोडक्शन को हम बैच को प्रोडक्शन भी बोलेंगे। उसके बाद आता है मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन का मतलब होता है कि जहाँ पर नंबर ऑफ प्रोडक्ट एक ही टाइम में बहुत ज़्यादा बनते हैं, उसको बोलते हैं मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन में हमेशा डिस्क्रीट नंबर ऑफ सीरीज में उसका काम करेंगे, नंबर ऑफ काम एक टाइम चल रहा है। जैसे एग्जाम्पल में कुछ कंपनी जैसे हैं इसमें लोहा प्लांट है, लगातार लोहे का काम चल रहा है, नट बोल्ट बन रहे हैं। जैसे एग्जांपल बोल रहे हैं कि अभी हम देखते हैं कहीं पे नट बोल्ट बन रहा है, कहीं पे पेच वगैरह बन रहे हैं, कुछ भी बन रहा है, तो लगातार उसमें इनको ये नहीं होता कि वेट करना है। जब एक बार प्रोडक्शन स्टार्ट करती है तो लगातार वो चीज़ बनती चली जाएगी, उसको बोलते हैं हम लोग मास प्रोडक्शन। लास्ट में आपके पास है कंटिन्यू प्रोडक्शन है। कंटिन्यू प्रोडक्शन जब कंपनी लगातार एक कंटिन्यू प्रोडक्ट को बनाती चली जाएगी उसको बोलते हैं हम कंटिन्यू प्रोडक्शन। उसमें कोई चेंजेस नहीं करती, एक ही प्रोडक्ट बार बार बन रहा है तो उसको हम बोलेंगे कंटिन्यू प्रोडक्शंस। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन आपके पास कंपनी में बनते हैं। इनमें एडवांटेज हम किसी भी तरफ लिखें तो ऐसे बोल सकते हैं कि जब भी कोई प्रोडक्ट बनेंगे तो कस्टमर की स्पेशल रिक्वायरमेंट के ऊपर ही बनते हैं, कस्टमर की जो सोच है जो डिमांड्स है उसके ऊपर बनेंगे, गवर्नमेंट की अप्रूवल के साथ ही बनते हैं। लिमिटेशन में आप लिख सकते हैं कि कॉस्ट बढ़ सकती है, टैक्स स्ट्रक्चर बढ़ सकता है, मे बी सम टाइम्स वैल्यू भी इंक्रीज हो सकती है। तो आप जो भी एडवांटेज या डिसएडवांटेज सेम सब में लिख सकते हैं, क्योंकि सबके कोई अलग अलग इन्होंने नहीं लिखेंगे। अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम कौन से हैं तो ये 4 लिखेंगे, उसमें किसी एक के ही आपको एडवांटेज लिखने होंगे। फिर आता है प्लांट लेआउट। मान लो कंपनी ने प्रोडक्ट का डिज़ाइन भी कर लिया, सर्विस का भी डिज़ाइन कर लिया, प्लांट आपका किस प्रकार का होगा, क्योंकि आपने जो कस्टमर को प्रोडक्ट बना के देना है या सर्विसेज देनी है तो प्लांट का लेआउट होना भी ज़रूरी है। मीन्स जो आपने प्लांट सेटअप किया होगा, सामान ढूंढने को हम देखते हैं किसी कंपनी जैसे कोई स्टोर वगैरह ही खुल गया, स्टोर में ऐसा नहीं होता कि आपको हम लेंगे ब्यूटी प्रोडक्ट कुछ यहाँ रखे हैं, कुछ वहाँ रखे हैं, कुछ वहाँ रखे हैं, ऐसा तो नहीं होता। एक ही जगह पे अलग अलग चीज़ों का सामान होगा। आपने किराना गुड्स लेनी है तो एक शेल्फ बनी हुई है, ब्यूटी प्रोडक्ट लेने एक शेल्फ बनी हुई है, कपड़े लेने तो दूसरे फ्लोर पे चले। तो इस तरह से हम लोग सेटअप कर सकते हैं जिसका बेनिफिट हमें ज़्यादा हो सके। प्लांट लेआउट का मीनिंग भी यही होता है कि आप लोग जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसके लिए आपके पास कितनी जल्दी वो डिपार्टमेंटल में सेटअप होना होगा, उसको हम बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल लिखा भी है, फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ इंडस्ट्री फैसिलिटी इन रेफर टू द प्लांट लेआउट इन कन्वर्जन प्रोसेस इनटू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स, वर्क सेंटर्स, इक्विपमेंट्स। कंपनियों में जब भी कोई प्रोडक्ट को कंप्लीट करने के लिए कितने डिपार्टमेंट में काम कंप्लीट होगा, या फिर रॉ मटेरियल को कितनी जल्दी आप संभाल के रखोगे, कहाँ से रॉ मटेरियल इशू होगा, कहाँ पे जाके फिनिश प्रोडक्ट में कंप्लीट होगा, इस सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लांट लेआउट। कंपनी में ऐसा नहीं होता कि एक रॉ मटेरियल कंपनी का किसी अलग प्लांट में पड़ा है, जब प्रोडक्शन स्टार्ट होगी तो बार बार उस प्लांट लेआउट्स में दूसरे प्लांट से सामान लेके आएंगे किसी और कंपनी में, फिर हमारा प्रोडक्ट बनेगा, ऐसा कभी नहीं होता। एक ही कंपनी में रॉ मटेरियल जहाँ पर होगा उसके आगे ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, उसके आगे ही पैकिंग डिपार्टमेंट होता है। तो पैकिंग कंप्लीट करने के बाद फिनिश डिपार्टमेंट जैसे हम बोलेंगे स्टोर डिपार्टमेंट, उसमें हमारा सामान कंपनियों में चलता जाता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट लेआउट, एक तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं प्लांट लेआउट सेटअप करने के लिए, कॉस्ट को कम करना, टाइम पे प्रोडक्शन कंप्लीट होना, वेस्टेज कम होना, ये प्लांट लेआउट का हमें बेनिफिट बोल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो कहता है मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट है उसको कम करना। जैसे मैंने बोला कि आप कंपनी एक जगह पे सामान रखती है, रॉ मटेरियल रखती है, दूसरी जगह पे फिर प्रोडक्शन स्टार्ट करती है, तीसरी जगह पे पैकिंग करती है, उनकी कॉस्ट क्या होगी, बार बार सामान इधर से उधर से जाएगा तो प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है। जिस टाइप का कंपनी प्रोडक्ट बना रही होगी, अगर उनका रॉ मटेरियल भी उसी जगह पे होगा, पैकिंग डिपार्टमेंट भी उसी पे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट भी वहीं पे होगा, तो उनकी कॉस्ट अपने आप ही कम हो सकती है। आगे इन्होंने कुछ पॉइंट और भी लिखे हैं, कहता है इन्वेंट्री इजली बेस पे हो सकती है। उसके अलावा इन्होंने लिखा कि आपकी कंपनी में जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो इजली बेस पे कंप्लीट हो सकती है, हमारे पास प्रॉपर स्पेस सेटअप हो सकती है, फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट हमने कंपनी में सेटअप करने हो तो वो भी हो सकते हैं, एम्प्लॉई की हेल्थ रिलेटेड इशू जो आते हैं उनको दूर कर सकते हैं, हर एक एम्प्लॉई को कंफर्ट फील कराना हो तो प्लांट लेआउट अगर प्रॉपर सेटअप होगा तभी होगा। अभी आप कंपनी में एम्प्लॉइज़ को बोलो कि भीड़ में खड़े होकर काम करने, तो भीड़ में क्या होगा, झगड़ा ही स्टार्ट होगा। कम से कम जैसे हम बोलते हैं कि
2 गज की दूरी कम हर एक एम्प्लॉय में होगी तो उसका बेनिफिट उसको ज़्यादा होगा कि अगर एम्प्लॉय इधर से उधर जाना चाहे तो इजली बस पे जा सकता है। कोई एक जगह पे खड़ा होकर बंदा काम करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। लगातार मैं बोलूँ कि मैं ही एक जगह पे खड़ा होकर काम कर लूँगा, मैं ही हिलूँगा, नहीं तो मैं नहीं बढ़ा सकता, मुझे भी थोड़ा बहुत इधर उधर होना पड़ेगा। तो कंपनी में भी ऐसा होता है, अगर प्लांट लेआउट अच्छा होगा, हर एक एम्प्लॉय में प्रॉपर स्पेस होगी तो कंपनी में उसका ज़्यादा बेनिफिट होगा, अदरवाइज वेस्टेज ज़्यादा होगी, क्योंकि हर एक बंदा अपने काम को पकड़ने के जाए दूसरे बंदे का नुकसान पहले करता चला जाएगा। प्लांट लेआउट में इन्होंने और भी चीज़ लिखी है कि मिनिमाइज इक्विपमेंट परचेजेस, जो आप कंपनी में इक्विपमेंट्स खरीदते हैं उनको भी आप कम कर लेंगे, क्योंकि आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड होगा, आपको पता होगा कौन सा सामान हमारे पास कहाँ पे पड़ा है। रिड्यूस टोटल प्रोडक्शन टाइम, प्रोडक्शन करने में जो हमारा टाइम लगता है वो भी इजली बेस पे कम हो जाएगा। कीप अरेंजमेंट एंड फंक्शनिंग फ्लेक्सिबल, जो हमारी कंपनी में अरेंजमेंट्स नहीं है वो इजली बेस पे हम लोग एक सिंगल फंक्शन में उसको कम्प्लीट भी हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ रहा है टाइप्स ऑफ दी लेआउट। ये लेआउट जो कंपनी में होते हैं कितने प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहले लेआउट आ रहा है प्रोसेस लेआउट। प्रोसेस लेआउट का मतलब हो गया अभी एक प्रोडक्ट को कंप्लीट करने के लिए कितने प्रोसेसेस में जाना चाह रहा है। मैं एग्जांपल बोलूँगी, कंपनी में मशीन्स हैं, नंबर 1 मशीन, नंबर 2 मशीन, नंबर 3 मशीन। कोई जॉब कंपनी में बस आई है तो वो इस तरह से कंप्लीट करेंगे, पहली जॉब को कंप्लीट करने में कितना टाइम चाहिए, ऐसे मशीन्स में। हम ऐसा नहीं बोल सकते ये काम पहले यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ जाएगा। वो कंपनी ऐसा कभी सेटअप नहीं करती। एक प्रोसेस बनाएंगे, प्रोसेस 1 हो गया, प्रोसेस 2 हो गया, प्रोसेस 3 हो गया। एक प्रोसेस में जब काम कंप्लीट होता है उसको बोलते हैं प्रोसेस लेआउट। आपको लगता है कि रॉ मटेरियल से स्टार्ट हो गए फिनिश गुड्स तक जब जितने भी हमारे प्रोसेसेस हैं वो एक लाइन में हो सकते हैं, डिफरेंट एरिया में नहीं बोल सकते। पहले यहाँ से सामान उठाएंगे, फिर उधर जाएगा, फिर इधर से इधर आएगा, ऐसे नहीं होता। एक ही एरिया में काम कंप्लीट होगा, उसको बोलते हैं हम लोग प्रोसेस लेआउट। इन्होंने कोई एग्जांपल कोई मिलिंग मशीन वगैरह की ली है इन्होंने, जैसे कोई हमारे लोहे की कंपनी काम करती है, उनको एग्जांपल एक लेआउट बना के दिखाया हुआ है, जहाँ पे कहता है पहले मशीन मिलिंग करेंगे, फिर वेल्डिंग होगा, फिर ग्राइंडिंग होगा, ग्राइंडिंग के बाद इंस्पेक्शन होगी, इंस्पेक्शन के बाद असेंबली होंगी, असेंबली के बाद जो आपके पास जो भी आपके पास पेंटिंग जो होगी, जो लोहा आपके पास जो नट बोल्ट बनेंगे उसकी पेंटिंग होगी, आपके पास प्रोडक्ट जो है इजली बेस पे बन जाएगा। दूसरा हमारे पास आ रहा है प्रोडक्ट लेआउट। प्रोडक्ट लेआउट का मतलब होगा एक प्रोडक्ट को काम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए कितने कितने एरिया में। मैं एग्जांपल बोलूँ, कोई कंपनी लैंप बना रही है, अभी लैंप बना रही है तो लैंप किससे बनेंगे, कांच से बनेंगे, तो सबको पता है। कांच कहाँ से, कांच ऐसा तो नहीं है अभी पहले से ही हम बोलेंगे जैसे एलईडी लाइट बनती हैं, या फिर CFL जो बल्ब है बनते हैं, कोई गोल आ रहा है, कोई राउंड शेप में आ रहा है, कोई जैसे हम बोलेंगे जलेबी की तरह आ रहा है। तो उनकी शेप कैसे होगी, पहले तो हमारे पास सिंपल एक कांच ही आएगा, उसको कांच को मशीन्स में सेटअप करना, उसकी डिज़ाइनिंग सेटअप और मशीन्स मोल्डिंग करेंगे या रिवोल्डिंग करेंगे, जो भी है वो सेटअप करना। जब प्रोसेस को डिफरेंट टाइप्स में निकलना पड़ता है तो वो भी सीरीज़ में होते हैं। पहले मशीन्स यूज़ करेंगे, अगला डिपार्टमेंट आया वो आपकी प्रॉपर जो भी असेंबलिंग है वो करेंगे, उसी असेंबलिंग के आगे इसका चेकिंग होगा, चेकिंग के आगे पैकिंग होगा, पैकिंग के आगे ही सीधा वो आपका स्टोर डिपार्टमेंट में सामान कौन सा चला जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोडक्ट लेआउट। प्रोडक्ट लेआउट का मतलब होता है कम्बिनेशन लेआउट। कम्बिनेशन लेआउट में इन्होंने लिखा है कि बोथ टाइप ऑफ लेआउट यूज इन दी प्रोसेस और प्रोडक्ट लेआउट। जब एक ही टाइम में कंपनी में प्रोसेस को भी और प्रोडक्ट की लेआउट को एक टाइम पे यूज़ किया जाता है उसको हम बोलते हैं कम्बिनेशन लेआउट। इस तरह का एग्जांपल भी हम लोग इस तरह बल्ब में किसी लैंप वाली इंडस्ट्री में ले सकते हैं। कहाँ पे देखोगे, पहले यहाँ पे सारी मशीन होंगी जो प्रोडक्शन आपके प्रोडक्ट को सेटअप करने के लिए होंगी। मैं एग्जांपल बोलूँ कि आपने लैंप ही बनाना है तो पहले जो कांच आएगा मे बी इस तरह से सिर्फ होता है, रोड की तरह कांच आता है, उसको मशीन्स में आग में लेके जाते हैं, उसको जिस तरह से मॉडलिंग की जरूरत है, ये वाला सामान उठ के फिर यहाँ आता है, यहाँ से फिर प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, इसी के आगे पैकिंग वगैरह सब कुछ काम कम्प्लीट होता है। यहाँ पे आपका प्रोसेस भी यूज़ हो गया और आपके पास प्रोडक्शन भी यूज़ हो गया। प्रोसेस का हो गया यहाँ पे कि जो जो लैंप जिस प्रकार का चाहिए था मशीन उस हिसाब से सेटअप आपको करके देंगे। इसके बाद लास्ट एक लेआउट हमारा पास है फिक्स पोजीशन लेआउट। फिक्स पोजीशन लेआउट का मतलब क्या होता है कि हमारे पास पहले से हमें पता है कि कोई प्रोडक्ट हमारा इस एरिया पे जाएगा फिर जाके कंप्लीट होगा। मैं एग्जांपल तो जैसे कोई कार बनती है या फिर कोई बाइक बन रही है, उसका ऐसा तो नहीं है कि कंपनीज खुद ही सारा कुछ बनाती हैं। कंपनीज से करती हैं डिफरेंट कंपनीज से उसके स्पेयर पार्ट मंगवाती हैं, सिर्फ असेंबल करने का काम करती हैं। कोई कार बन रही है, कोई बाइक बन रहा है, कोई ट्रक बन रहा है, कोई कंबाइन बन रही है, सारा काम वो खुद नहीं करती। अलग अलग कंपनियों से सामान आएगा। मान लीजिए 5 कंपनियां कंपनी को सामान देने वाली हैं तो 5 कंपनियां एक जगह पे सामान भेजेंगी। ये कंपनी सिर्फ असेंबल करेगी और मार्केट में एक प्रोडक्ट वहाँ के लिए उतार के दे देगी। इसको बोलते हैं फिक्स पोजीशन लेआउट।
उसके बाद एक लेआउट ने लिखा कि ग्रुप लेआउट या फिर सेलुलर लेआउट। जब एक कंपनी को प्रोडक्ट को कंप्लीट करने ग्रुप में काम करना पड़ता है, सेम वही कंडीशंस आ जाएगी जो आपका फिक्स पोजीशन वाला है। कंपनी ने कार बनानी है तो ग्रुप में काम करना होगा। डिफरेंट कंपनी जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं वही कंपनीज काम करेंगे, उनसे हमारे पार्ट्स आएंगे, उनको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हमारा फिनिश प्रोडक्ट में कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारे पास आ रहा है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोफाइलिंग। प्रोफाइलिंग का मीनिंग भी हम सिंपल बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट हो या फिर सर्विसेज की प्रोफाइल का मतलब होगा जो भी हम उसके लिए स्पेसिफिकेशन देने चाहें, चाहे वो प्रोडक्ट की हैं चाहे वो सर्विसेज की हैं। हम उस हर एक चीज़ की प्रोफाइल तो रेडी करते ही हैं भी हमारे पास ये प्रोडक्ट है, उसमें ये स्पेसिफिकेशन है, ये प्रोडक्ट इतना टाइम चलेगा, इसमें ये वारंटीज़ हैं, इतनी इसकी कीमत है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको इतने डिस्काउंट में हम लोग सेल भी कर सकते हैं। इस सारी चीज़ों को हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स की या फिर सर्विसेज की प्रोफाइलिंग। आप लोग किसी होटल में जाएंगे, किसी सिनेमा में चले गए तो वहाँ पे प्रोफाइलिंग पहले से सेटअप होती है। कम मान लो सिनेमा में चले गए, सिनेमा में सीट तो है, सभी जगह बैठ के आप मूवी देख सकते हैं, लेकिन प्रोफाइल पहले से सेटअप होता है कि अगर 100 से 150 वाली टिकट लेनी है तो आगे है, 100 का देखना तो सबसे टॉप पे जाए, उसकी कीमत 1000 रुपये है, तो वो प्रोफाइल उन्होंने पहले ही रेडी करके रखी होती है। सर्विसेज प्रोडक्ट में भी सेम चीज़ होती है, कम कीमत वाले ज़्यादा कीमत वाले को सेटअप उसी हिसाब से चलेंगे। डिपेंड करता है कि कस्टमर के सिलेक्शन के ऊपर, जो कस्टमर जैसे सिलेक्शन करेगा उसके हिसाब से उसको वैसा पे करना पड़ता है। फिर आता है लाइन बैलेंसिंग। लाइन बैलेंसिंग का मीनिंग मैं बोल सकता हूँ कि कंपनी हमेशा, इन्होंने वैसे सेटअप तो नहीं किया, आपके पास सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम इसके लास्ट में जाके आपके पास आएगा कि जब आप लोग कोई कंपनी जॉब को कंप्लीट करवाने के कितने टाइम में कंप्लीट करवा सकती है। वैसे तो ये टॉपिक हमारे पास कोई और आता था, मैं इस टॉपिक का नाम अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा, ये बुक और है शायद, मैं कल आपकी बुक में दिखा दूंगा। उसमें होता है कि प्रोडक्ट की जैसे स्टार्टिंग में ही कंपनी जो डिज़ाइनिंग करती है उसको बोलते हैं लाइन बैलेंसिंग बोल सकते हैं। तो माइंड में आ जाता तो मैं बताता हूँ नाम क्या आता है। उसमें आता है कि कोई भी प्रोडक्ट जब स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट एक होगा, एंडिंग पॉइंट भी एक होगा। ऐसा नहीं कि कोई प्रोडक्ट को आपने स्टार्ट करने जा रहे हैं तो 3 जगह से स्टार्ट होके यहाँ से जैसे प्रोडक्ट स्टार्ट होके चलेगा, ऐसा नहीं होता। इसको हम ब्रस्ट नहीं बोल सकते। ब्रस्टिंग इस तरह से हो सकती है कि यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, एक काम को कंप्लीट करने के लिए 3 जगह से रास्ते निकल के जा रहे हैं, वो हो सकता है। मे भी प्रोडक्ट कहता है इस तरह से आगे कंप्लीट भी हो सकता है। इस तरह से एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 6 काम करने पड़ सकते हैं। लेकिन आप ऐसे नहीं बोल सकते कि प्रोडक्ट जो स्टार्ट होगा इस तरह से स्टार्ट होगा फिर आगे जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट एक होगा, एंड पॉइंट भी एक होगा। इस तरह की प्रोसेसिंग को हम बोलते हैं लाइन बैलेंसिंग। जब आप किसी जॉब को कंप्लीट करने के लिए एक लाइन सेटअप करते हैं कि कहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट होगा, कहाँ पर एंडिंग पॉइंट होगा, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोडक्ट लेआउट या फिर लाइन बैलेंसिंग। इसके लिए स्पेशल एक टॉपिक होता है कि किसी जॉब को हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। इन्होंने बहुत सिंपल से तरीके में ये ख़त्म कर दिया आपकी बुक में, कुछ इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। इसको हम थोड़ा सा पेंडिंग रखते हैं। मे बी इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं कि प्रोडक्ट को हम लोग किस तरह से कंप्लीट करेंगे, उसका डिज़ाइनिंग सेटअप कीजिए। हमें उसके रूल्स पहले पढ़ने पड़ते हैं। वो रूल अगर हम पढ़ लेंगे फिर जाके वो लेआउट सेटअप होगा। क्योंकि इन्होंने दिखाया भी, जो बना के दिखाया कि बुक में इस तरह से दिखा दिए स्टार्टिंग पॉइंट, इस तरह से कुछ बनाया हो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, लास्ट में जाके 6। ये रूल हमें पहले पढ़ने पड़ेंगे और जैसे क्वेश्चन आएगा फिर उसके अकॉर्डिंग ये डिज़ाइन बनते हैं। कई बार तो बहुत सारी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम डाल देते हैं, कौन किसको फॉलो कर रहा है, कौन किसको फॉलो नहीं कर रहा है, वो सारी चीज़ें हमें सीखनी पड़ेंगी। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं एक बुक सर से और लूँगा, उसमें कंप्लीट है, उसका टॉपिक है स्पेशली बना हुआ, उसमें से देखते हैं वो कैसे उन्होंने कंप्लीट करवाएंगे। ये टॉपिक आपका वो ख़त्म, सिर्फ एक प्रैक्टिकल रहता है, इसको हम लोग कर देंगे।